और तुम्हारे होते हुए हमारी कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया गया, बनी हुई बिल्डिंग तोड़ दी गई। जी कमबख्त, अगर वे सख्त है तो तुम भी उनसे सख्ती से क्यों नहीं पेश आए? नाग पाल के पाले हुए नाग हो तुम, और मैंने तुम्हें इंसानों को डसने के हजारों तरीके बताए हैं। क्या जमाना आ गया है बुरकर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। आदमी अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर सकता है, ये सोचकर तो मुझे घिन होने लगती है, घिन। अमर साहब, जैसे ही मुझे पता चला कि उन लोगों ने आप पर कातिलाना हमला करवाया है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम अकेले डिजाइन कर पाओगी? इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ कि अगर किसी और को साथ दे लूं तो बेहतर होगा। हाँ, अमर साहब काफी तजुर्बेकार और काबिल डिजाइन इंजीनियर हैं, और तुम उनके साथ बरसों काम भी कर चुकी हो। आशा, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में खुशी होगी, क्यों सुनंदा? बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया सर, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया सर, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया। जिंदगी की शतरंज की बिसात पर बिछा हर मोहरा नागपाल के इशारे पर चलता है। पता नहीं वो मोहरा जिसका नाम कार्तिक है वो हमारे हाथों कब पिटेगा। अपनी तो अकड़ की शक्ल ही बिगड़ गई है जी, दिमाग बिल्कुल ठस हो गया है। बड़े सर जी तो अपनी जमानत करवा के अपने कामों में लग गए, हम यहाँ बेकार पड़े पड़े अपना कलेजा फूंक रहे हैं बस। हमें भी किसी हिल्ले लगा देते तो दिमाग के पुर्जे तो चलते रहते। क्यों भाई, कैसे हो तुम लोग? आका हुजूर, शुक्र है परवरदिगार का, और जरा नवाजी है जनाब आपकी। रशीद मियां, हम बहुत जल्द एक नई टाउनशिप बनाने जा रहे हैं और उसमें तुम लोग बहुत बिजी हो जाओगे। हमें क्या करना होगा जनाब? पैसे बटोरने होंगे। पैसे? सिर्फ वक्त का इंतजार करो। लेकिन कैसे? वक्त का इंतजार करो? नौबत मियां, सुना तुमने? ये आका हुजूर हमें क्या सब्ज़बाग दिखा गए? बादशाह, हम इनके चक्करों में चक्कर काटते रह गए ना, तो कार्तिक से अपना पुराना हिसाब कैसे चुकता करेंगे? हाँ मियां, इसी बात से तो मेरा माथा ठनक रहा है। और सर जी के मर्जी के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता। मुझे करेंगे भी तो बेमौत मारे भी जाएंगे। हाँ, ये बात भी। चलो फिलहाल तो वही करो जो वक्त का तकाजा है। मौका लगते ही हम कार्तिक मियां को तो कभी भी झटक लेंगे। बेटा, हारे हुए दुश्मन और चोट खाए सांप से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो कब और कहां वार कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। प्रिकॉशन तो आप ले ही रहे। नौबत, मक्खन और रशीद, ये तीनों खुलकर भले ही हमारे सामने ना आए, लेकिन छिपकर ये हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुड मॉर्निंग डैडी। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। डैडी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। पहले हमारे साथ बैठो, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। कहो। डैडी, आप दोनों के चले जाने के बाद मैं सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैं सोच रही थी कि अगर आप इजाजत दे तो। डैडी, दीक्षा कंप्यूटर का कोर्स करना चाहती है। नहीं, इसलिए नहीं कि वो कहीं नौकरी करना चाहती है या फिर। मैं समझ गया बेटे, दीक्षा बेटी सचमुच घर में बोर हो जाती होगी। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि इसने इस तरह से दिल लगाने की बात सोची। दीक्षा बेटी, तुम जब चाहो ये कोर्स ज्वाइन कर सकती हो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। थैंक यू डैडी। हेलो दीक्षा बेटी, मैं माथुर बोल रहा हूँ। एक मिनट। माथुर अंकल। हाँ माथुर साहब। सर, गजब हो गया, हमारे ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। क्या? जी सर। ये तुम क्या कह रहे हो माथुर? सर, इनकम टैक्स वाले हमारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, बुक्स सब साथ ले गए। मैं अभी आता हूँ। सर, मेरी राय में तो आप यहाँ ना आकर के लॉयर से मिले। ठीक है। नो डैडी,
अपने ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है। क्यों? हाँ, मुझे गुप्ता जी से मशवरा करना होगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं ठहरो, मैं सब संभाल लूंगा। चिंता की कोई बात नहीं है कार्तिक साहब। आपके मैनेजर मिस्टर माथुर ने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया। वकील साहब, छुटकारा दिलाइए इस मुसीबत से। मैंने पहले ही भी कहा था कार्तिक साहब आपको कि आप अपनी कंपनी का हिसाब किताब अप टू डेट रखा करें। हिसाब किताब तो हम बराबर मेंटेन कर रहे हैं। अब वो हमारी कुछ अनडिस्क्लोज सरप्लस मनी थी जो, तो इसका मतलब उनकी एंट्रीज अकाउंट बुक्स में नहीं हुई होगी। ठीक कह रहे हैं आप, वरना आपको तो पता है कि मैं इस मामले में कभी इतना लापरवाह नहीं रहा। और फिर जब मुझे इनकम हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स देना तो मेरा फर्ज बनता है। ये मामला तो खैर निपट जाएगा। कार्तिक साहब, इस तरह की सरप्लस मनी को यहाँ वहाँ न लगाकर किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लगा दिया जाए, मेरी तो आपको यही सलाह है। दैट्स अ गुड सजेशन। मैं आपकी सलाह पे अमल करने की कोशिश करूंगा। दुनिया में सलाह मशवरा देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इस पे अमल करने से पहले जरूरी है कि इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करे। दिनेश, वैसे ये सलाह तुम्हें दी किसने है? मेरे एक बिल्डर दोस्त मिस्टर भूटानी ने। वकील की मार्फत नागपाल ने जो ये पार्टनरशिप डीड भिजवाई है, मिस्टर भूटानी ने उसे अच्छी तरह पढ़ा है। तो उसने यही सलाह दी कि नागपाल के साथ अगर हम लोग इस तरह से बिजनेस करें तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखो आशा, जमीन नागपाल की है और उस पर पूरी कंस्ट्रक्शन हमें अपने पैसों से करवानी है। इस हिसाब से तो जमीन की लागत से कई गुना ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और प्रॉफिट 50-50। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसीलिए तो मैं चाहता हूं आशा कि नागपाल साहब की भिजवाई इस डीड पर साइन करने से पहले एक बार उनसे बात कर लो। लेकिन तुम उनसे कहोगे क्या? यही कि इस डीड को कैंसिल करके एक रिटायरमेंट डीड बनवाई जाए। और हाँ आशा, अगर नागपाल साहब रिटायरमेंट डीड बनवाने को राजी हो गए तो उस जमीन की एक कीमत तय कर लेंगे और वो तय की हुई कीमत एक फिक्स टाइम के अंदर हमें उन्हें अदा करनी होगी और उसके बाद तो हम उस जमीन के पूरी तरह से मालिक हो जाएंगे। इतनी बड़ी जमीन की कीमत करोड़ों में होगी। हाँ आशा, लेकिन जैसे ही हम लोग उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो उसकी कीमत तो और बढ़ जाएगी और फिर उस जमीन की मौजूदा कीमत हमें मिस्टर नागपाल को एक साथ थोड़ी अदा करनी है। जैसे जैसे रुपया आता रहेगा ऐसा ना हो कि ज्यादा प्रॉफिट के लालच में हमारा नुकसान हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल आशा, जस्ट इम्पॉसिबल। अगर हम लोग मिस्टर नागपाल की इस डीड के मुताबिक भी काम करें तो भी नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। और हां, अगर कहीं नागपाल साहब रिटायरमेंट डीड बनाने को राजी हो गए तो समझो इस बिजनेस में फायदा ही फायदा है। तुम तो सरासर अपने ही फायदे की बात कर रहे हो मिस्टर चंद्रा। नहीं सर, इसमें पहला फायदा तो आप ही का है। मेरा फायदा तो तुम्हारा फायदा तो बाद में आता है। तुम बहुत सुलझे हुए बिजनेसमैन हो मिस्टर चंद्रा। सर वैसे तो मैं आपकी शर्तों पे भी काम करने को तैयार हूं। और एक ही झटके में करोड़पति बनने का ख्वाब भी पूरा हो जाए जनाब। अपनी जमीन पर तुमसे कंस्ट्रक्शन करवा के हम तुम्हारे साथ 50-50% के मार्जिन पर यह धंधा करना चाहते थे, मगर तुम हमारी जमीन खरीद कर अकेले ही कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो। मिस्टर चंद्रा, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी टाउनशिप नहीं बनाई होगी। लाखों रुपए कमाते हुए करोड़ों के ख्वाब तो तुमने जरूर देखे होंगे, मगर तुम अभी तक करोड़पति नहीं बने हो। सर अगर आप चाहें तो मेरा यह ख्वाब पूरा हो सकता है। नागपाल ऊंचा ख्वाब देखने वाले को हमेशा ऊंची निगाह से ही देखता है। हमें तुम्हारी ये इल्तिजा भी मंजूर है, क्योंकि इस तरह की जमीन के कई टुकड़े हमारे पास मौजूद हैं और 50% के मार्जिन पर हमें धंधा किसी दूसरे बिल्डर के साथ कर सकते हैं। थैंक यू सर। मगर एक शर्त है। शर्त?
वो क्या सर? जिस दिन हम दोनों रिटायरमेंट डीड पर दस्तखत करेंगे उस दिन तुम्हें उस जमीन की 30% कीमत अदा करनी होगी। बाकी अदायगी आसान किश्तों में। तो जाओ मिस्टर चंद्रा, रुपए इकट्ठे करो, रुपए। समझ लो ये डील हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर आप इजाजत दें तो जमीन के मुतालिक मैं कुछ पब्लिक नोटिसेस अखबारों में दे दूं? जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, हमारी जमीन के मुतालिक तसल्ली कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं जनाब? इतनी बड़ी जमीन का मालिक इसे बना रहे हैं? अजमेरा, नागपाल ने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी फैसला किया है अपनी मर्जी के मुताबिक ही किया है। और वैसे इसकी तकदीर में जो भी लिखा है वो ना तो तुम बदल सकते हो और ना हम। आशा, आशा, अरे आशा, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? अरे वो नागपाल अपनी डीड बदलने को राजी हो गया है। सच? हाँ, यूं समझो कि भगवान ने हमारा नसीब बदल दिया है। लेकिन नागपाल ने एक शर्त रखी है आशा। शर्त? जिस दिन हम लोग उस डीड पर दस्तखत करेंगे हमें उस जमीन की कीमत का 30% एडवांस देना होगा। 30%? वो कितना होता है? 30% मेरे ख्याल से 35-40 लाख होगा। 35-40 लाख? बैठो आशा। देखो आशा, 15-20 लाख तो अपने पास है, बाकी का इंतजाम कहां से करोगे? तुम कहो तो कार्तिक से बात चला के देखो। कार्तिक से? क्या उसके पास इतना रुपया होगा? और अगर होगा भी तो वो हमें क्यों देगा? भाई इतना बड़ा कारोबार है उसका, इतना सा अमाउंट तो उसके लिए। ये तुम्हारी सोच है। इतना बड़ा कारोबार है उसका तो उसकी उलझने भी तो उतनी होंगी। हमें क्या पता? लेकिन एक बार बात करने में हर्ज क्या है? भाई लीगल एग्रीमेंट करूंगा उससे और जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी दे दूंगा। लेकिन कुछ नहीं आशा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं सोचता हूं कि एक बार कार्तिक से इस बारे में जरूर मिलना चाहिए। भाई जब से बहू घर में आई है इसके हाथ के स्वादिष्ट खाने खा खा कर मेरा तो वजन बढ़ गया है चंद्रा साहब। मैं तो सोच रहा हूँ आज ही हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लूँ। कार्तिक, यू वेरी लकी, तुम्हें ऐसी समझदार बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं पानी तक नहीं पूछती। गॉड ब्लेस बच्चे। आंटी आपने तो कुछ भी नहीं लिया, ये लीजिए। मैंने बहुत खा लिया है। ले भी लीजिए आंटी, ये दीक्षा ने अपने हाथों से बनाए। भाई इसके हाथ का बना हुआ ये सब तो मैं खा चुकी हूँ, खाना खाने आऊंगी। ऑफ कोर्स, आप लोग कल ही आ जाइए ना। कल तो पॉसिबल नहीं होगा कार्तिक साहब, फिर किसी दिन देखेंगे। अच्छा डैडी, हम लोग चलें? ठीक है बेटा, तुम लोग चलो, लेकिन शॉपिंग करके जल्दी वापस लौटना है। जी डैडी। दीक्षा, शॉपिंग करते वक्त मेरी जेब का ख्याल रखना। चल बाय बाय बाय। और सुनाइए चंद्रा साहब, क्या चल रहा है? बस जल्दी ही एक 30,000 फ्लैट्स की टाउनशिप शुरू करने जा रहा हूँ कार्तिक साहब। इतना बड़ा प्रोजेक्ट? हाँ, इत्तेफाक से ये मौका मुझे मिल गया। वेरी गुड। भाई चंद्रा साहब, हमें भी कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बताइए, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं। हम भी अपनी सरप्लस मनी किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाय द वे कार्तिक साहब, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 35-40 लाख। कार्तिक साहब, मैं जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं, आप अपना पैसा उसमें क्यों नहीं लगाते? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, इत्मीनान से जरा डिटेल में बात कर लेंगे। डिस्कस तो हम उस प्रोजेक्ट पर पहले से ही कर चुके हैं। अब ये बताइए चंद्रा साहब कि प्रैक्टिकल काम कब से शुरू करना है? अमर साहब, जैसे उस पार्टी से हमारा एग्रीमेंट होगा, आप दोनों को प्रोजेक्ट के डिजाइन पर बिजी होना पड़ेगा। लेकिन चंद्रा साहब, मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है। आई हैव अ कमिटमेंट। डोंट वरी अमर, ये सब तो तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। इनफैक्ट थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो हम भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे इन्होंने उस प्रोजेक्ट पर मेंटली काम शुरू कर दिया है, अक्सर उसी के बारे में बात करते रहते हैं। जानती हूँ, यही तो इनकी खासियत है। महीनों तक डिजाइन के बारे में सोचते रहेंगे और चंद ही दिनों में उसे कंप्लीट कर देंगे। भाई सोच विचार कर किया हो काम अच्छी तरह से भी होता है और सही ढंग से भी। बीवी जी, आपकी दवा का वक्त हो गया मैं है। दे देती हूँ।
ये लो। थैंक यू। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। आशा, शी इज फीलिंग मच बेटर। ओह दैट्स गुड। चंद्रा साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। लक्ष्मी का पति मोहन जाली ग्रिल और रोलिंग शटर बनाने का बेहतरीन कारीगर है, लेकिन जहां वो काम करता था वहां पिछले कई महीनों से हड़ताल चल रही है और वो हड़ताल जल्दी टूट जाए ऐसे कोई आसार भी नहीं नजर आ रहे। तो बस मैं चाहता था कि कोई बात नहीं अमर साहब, उसे कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। एक काम करो, अमर साहब से मेरा एड्रेस लेकर अपने आदमी को मेरे यहाँ भेज देना। जी साहब। अच्छा अमर साहब, अब इजाजत दें। अच्छा तुम घर पहुंचो, मुझे कुछ काम है। ओके। चंद्रा जी, अगर आपको कुछ काम है तो आशा जी को यहीं रहने हाँ। दीजिए। बहुत दिनों के बाद मिली हैं। ठीक है सुनंदा जी, एज यू लाइक। मैं वकील से मिलकर घर पहुंचता हूँ। ठीक है। ओके चलिए साहब, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। आइए अमर साहब। दिनेश को काम के सिवा और कुछ नहीं सूझता। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इंसान इतनी भाग दौड़ के बाद आखिर क्या हासिल करना चाहता है। आशा जी, इनका भी यही हाल है। और सच पूछिए तो आपके सवाल का जवाब मैं भी आज तक जानने की कोशिश कर रही हूँ। पाठक साहब जी, आपने जो रिटायरमेंट डेट बनाई है इसमें मोड ऑफ पेमेंट और टाइम लिमिट के क्लॉजेस हमारे डिस्कशन के मुताबिक ही इनकॉर्पोरेट किया ना? जी बिल्कुल। वेरी गुड पाठक साहब, वेरी गुड। अब जिस दिन उस पार्टी से हमारा एग्रीमेंट साइन होगा तो मैं जमीन के मुतालिक एक पब्लिक नोट देना ही चाहिए चंद्रा साहब। उस जमीन पे अगर किसी का टाइटल इंटरेस्ट या कोई राइट होगा तो यह बात हमारी नॉलेज में आ जाएगी। ठीक है पाठक साहब, आप उस जमीन का सर्वे नंबर निकालकर एक पब्लिक नोटिस तैयार करवा लीजिएगा। जी। और जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि किसी छोटी सी गलती की वजह से यह पूरा मामला ही उलट जाए। आप बेफिक्र रहें। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार